तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मंडप से, जहां अनुपमा राही को लाकर मंडप पे बिठाती है और इधर मोटीबा भी प्रेम को लाकर मंडप पे बिठाती है। फिर हम वहीं देखते हैं कि मोटीबा जो हमेशा की तरह अपनी नाराजगी दिखा रही होती है, वो अनुपमा को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फिर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि जिसकी नजर जैसे ही अग्नि के सामने बैठे प्रेम और राही पे जाती है तो उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो वो बाबूजी से कहती है, बाबूजी ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मैं और अनुज शादी कर रहे थे और आज हमारी बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है। ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो जाती है। इसी बीच इधर प्रेम और राही आपस में हल्की फुल्की मस्ती करते हैं, जिससे मंडप का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर दूसरी तरफ पंडित जी दूल्हे की बहन को गठबंधन की रस्म निभाने के लिए बुलाते हैं। इस पर गौतम इधर से कहता है कि ये रस्म प्रार्थना करेगी। तो प्रार्थना जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक प्रेम इधर से उसे रोक लेता है। वो सीधा परी की ओर फिर देखता है और कहता है कि तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो ना परी, तो ये रस्म तुम निभाओगी। ये सुनते ही इधर मोटी बात तुरंत बीच में बोल पड़ती है और कड़वी आवाज में कहती है कि गठबंधन की रस्म दूल्हे की बहन करती है, तो जब तेरी बहन यही मौजूद है प्रेम, तो फिर किसी और से तू क्यों करवाना चाहता है? तभी प्रेम भी इधर से चुप रहने वालों में से नहीं होता। वो भी तंज कसते हुए जवाब देता है कि मेरी बहन भूल गई है कि मैं उसका भाई हूँ। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता याद है, इसलिए उसे वही निभाने दीजिए। तभी इधर से अनुपमा हस्तक्षेप करती है और शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है कि जिसका रिश्ता है अधिकार उसी का होना चाहिए, तो गठबंधन की रस्म प्रार्थना ही करेगी। फिर अनुपमा की बात सुनकर इधर मोटीबा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती और इधर अनुपमा प्रार्थना को इशारा करती है और फिर प्रार्थना आगे बढ़कर रस्म पूरी कर देती है। फिर रस्म पूरी होते ही वो प्रेम और राही के खुशहाल जीवन की कामना करते हुए नजर आती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटीबा और पराग के बीच बातचीत हो रही होती है। तो मोटीबा नाराजगी भरे अंदाज में कह रही होती है कि अनुपमा अब प्रेम के बाद प्रार्थना को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। तो पराग को इधर से चिंता होने लगती है कि शादी के बाद राही पूरे परिवार को तोड़ न दे। तो इस पर मोटीबा, जो हमेशा से अपने फैसले पूरे परिवार पर थोपती आई है, वो पराग से कहते हुए नजर आती है कि जब तक मैं जिंदा हूं इस घर और परिवार में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। उनकी आवाज में वही पुराना अधिकार झलकता है, जिससे पराग को थोड़ा सुकून मिलता है। दूसरी तरफ फिर बाबूजी, जो हमेशा घर के माहौल को बारीकी से समझते हैं, वो अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि कोठारी परिवार अब भी नाराज लग रहा है बेटा। तो अनुपमा के मन में हलचल मच जाती है इधर। तो उसे राही की चिंता सताने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए सोचती है कि राही समझदार है तो वो सब कुछ संभाल लेगी। तभी पंडित जी इधर कन्यादान की रस्म का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। वो दूल्हे के माता पिता और दुल्हन की मां को आगे आने के लिए बुलाते हैं। तो अनुपमा, पराग और ख्याति आगे बढ़ते हैं। फिर पराग और ख्याति प्रेम का हाथ थामते हैं, जबकि अनुपमा राही का हाथ प्रेम के हाथ में रखकर कन्यादान पूरी करती है। फिर पूरा माहौल भावुक हो जाता है, लेकिन साथ ही परिवार के चेहरे पर खुशी भी झलकती है। अब बारी होती है फेरों की। फिर पंडित जी प्रेम और राही को 7 फेरों के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। तभी अनुपमा आगे बढ़कर उन्हें समझाने लगती है और कहने लगती है कि हम गुजरातियों में 7 वचन तो होते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों गृहस्थ जीवन के स्तंभ होते हैं। फिर वो बड़े प्यार और समझदारी से समझाती है कि जीवन में पहले 3 चीजों का ऐसा संतुलन बनाकर रखना चाहिए कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर इधर फेरे शुरू होने से पहले अनुपमा प्रेम और राही को 7 वचनों का महत्व भी समझाती है। वो कहती है कि हर वचन सिर्फ शादी के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए भी होते हैं। इनका पालन करना ही असली जिम्मेदारी होती है। फिर इधर हम देखते हैं कि प्रेम और राही अनुपमा की बातें ध्यान से सुनते हैं और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी इधर से मोटीबा जोर देकर कहने लगती है कि गुजराती शादी में सबसे जरूरी रस्म फेरे ही होते हैं। उनका कहना साफ था कि बाकी सब रस्में अपनी जगह, लेकिन असली शादी तब मानी जाएगी जब फेरे पूरे होंगे। फिर अनुपमा भी इधर मुस्कुराते हुए समझाते कि फेरों के दौरान अंश और तोशु राही को ममरा देंगे, जिसे उसे अग्नि में अर्पित करना होगा। इसके बाद फेरों की रस्म शुरू होती है। तो प्रेम और राही अग्नि के 7 फेरे लेना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान अंश और तोशु भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं और माहौल काफी भावुक और पवित्र हो जाता है। लेकिन इसी बीच अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर फेरे लेते हुए प्रेम और राही को देखकर अनुपमा बार बार अनुज को याद करने लग जाती है। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है, लेकिन वो खुद को फिर संभाल लेती है और इधर आखिरकार प्रेम और राही फेरों की रस्म पूरी कर लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि पंडित जी अगली रस्म का ऐलान करते हैं। वो प्रेम से कहते हैं कि वो राही की मांग में सिंदूर भरे और उसे मंगलसूत्र पहनाए। तो अनुपमा इधर तुरंत आगे बढ़कर प्रेम की मदद करती है और प्रेम धीरे से राही की मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आता है और फिर उसे मंगलसूत्र भी पहनाता है और अनुपमा उन्हें देखकर एक बार फिर अपनी शादी की यादों में खो जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी और संतोष का भाव होता है। फिर जैसे ही ये रस्म पूरी होती है, पूरा मंडप तालियों से गूंज उठता है और पंडित जी इधर घोषणा करते हैं कि अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। इसके बाद वो प्रेम और राही को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। तो प्रेम और राही आगे बढ़कर सबसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं।
दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि मोटी बा राही को याद दिलाते हुए नजर आती है कि अब से तुम कोठारी परिवार का हिस्सा हो। उनका लहजा काफी सख्त होता है, जैसे वो उसे अपनी नई जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही हो। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि जब राही पराग और ख्याति के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है तो प्रेम उसे रोक देता है। तो राही उसकी ओर देखती है, फिर प्रेम का हाथ पकड़कर उसे आशीर्वाद लेने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम है कि उसे इग्नोर करके पीछे हट जाता है। तभी अनुपमा को हम इस वक्त देखते हैं जो कि प्रेम को इशारा करती है कि वो ऐसा ना करे, तो प्रेम अनुपमा की बात मान जाता है और पराग और ख्याति के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। लेकिन इधर प्रेम और राही दूसरी तरफ गौतम और प्रार्थना को नाराजगी भरी नजरों से देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे हाथ जोड़ते हैं और वहां से निकल आते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर अनुपमा अनुज की तस्वीर की ओर देखती है और फिर प्रेम और राही भी अनुज की तस्वीर के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी दौरान फिर हम देखते हैं कि अनुपमा उन्हें समझाती है कि शादी की जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को भूल जाना सही नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि माही भी आगे बढ़कर दोनों को बधाई देती है और इधर राही भावुक हो जाती है और माही को गले लगा लेती है। फिर इधर दूसरी तरफ लीला मुस्कुराते हुए कहती है कि विदाई से पहले एक और रस्म बाकी है। तो वो परी और ईशानी को कुछ इशारा करती है, तो परी और ईशानी प्रेम के जूते लेकर आती हैं, लेकिन इस बार वो नेक मांगने के बजाय प्रेम से एक वादा मांगती है। वो कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ये वादा करो कि तुम हमेशा राही को खुश रखोगे। तो प्रेम इधर थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर सिर हिला देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मोटी बा ईशानी और परी को शगुन के पैसे देती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा अधिकार है, तो तुम ये ले लो। तो ईशानी और परी बिना कुछ कहे वो पैसे को ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम आखिर में देखते हैं कि अंश सभी को इकट्ठा होने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब दोनों परिवारों को साथ में एक ग्रुप फोटो ले लेनी चाहिए। तो सब एक साथ फिर आ जाते हैं और दोनों परिवार मिलकर एक खूबसूरत सा फैमिली फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटी बा कह रही होती है कि अब विदाई में देरी नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही इधर अनुपमा की आंखें भर आती है। फिर वो तुरंत आगे बढ़कर राही का हाथ पकड़ लेती है। तभी अनुपमा की आंखों के सामने राही का बचपन घूम जाता है। वो छोटी छोटी बातों पे हंसना, माँ से रूठकर फिर मान जाना और वो तमाम खूबसूरत पल जो उन्होंने साथ बिताए थे। फिर राही भी इधर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर खुद को संभाल नहीं पाती और दोनों गले लगकर रो पड़ती हैं। फिर मोटी बा इधर प्रेम और राही को देखकर कहती है, चलो अब थोड़ा आराम कर लो, आगे की और रस्में भी बाकी हैं। तो प्रेम और राही वहां से चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा इधर खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगती है। फिर वो अनुज की तस्वीर की तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। आगे फिर अनुपमा धीरे से अनुज की तस्वीर को उठाती है और वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद वो अनुज से मनी मन में बातें करने लगती है और फिर अपनी लिखी हुई विदाई की कविता याद करती है। फिर कविता याद आते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर विदाई की तैयारी में जुट जाती है। फिर जैसे ही वो जाने लगती है, उसकी नजर कोठारी परिवार के पवित्र आसन की जगह पर पड़ती है, जहां वो आसन होता ही नहीं। तो अनुपमा की चिंता ये देखकर बढ़ जाती है। फिर वो सोचती है कि शायद तोशु ने उसे संभालकर कहीं रखा होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इधर तोशु घबराया हुआ आता है और बताता है कि पवित्र आसन अपनी जगह पे नहीं है, वो गायब हो गया है। तो अनुपमा को मोटी बा की कही बात याद आ जाती है। वो और तोशु फिर पूरे घर में आसन को ढूंढने लग जाते हैं। तभी मोटी बा वहां पर आती है और पूछती है कि अनुपमा को कि हमारा पवित्र आसन हमें वापस दे दीजिए, हम उसे गाड़ी में रख देंगे। तो इधर अनुपमा काफी घबराते हुए कहती है कि वो आसन कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया है, तो हम उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर इधर मोटी बा भड़क जाती है और वो गुस्से से फटकारते हुए कहती है कि इतनी बड़ी लापरवाही, वो आसन हमारी धरोहर है, हमने आपसे कहा था और आपने पूरी शादी में एक भी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। हर रस्म में कोई ना कोई तमाशा किया। किस तरह की माँ है आप जो अपनी ही बेटी की शादी में इतनी लापरवाह बनी हुई है। ये सुनकर इधर अनुपमा सन्न रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती, बस चौंक कर मोटी बा की तरफ देखती रह जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा सेंट्रल जेल में कैदियों से मिलने जाती है। वो वहां कैदियों को डांस सिखाती है और उनमें से एक कैदी के संगीत की तारीफ भी करती है, लेकिन जैसे ही वो कैदी अनुपमा की तरफ देखता है वो चौंक जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुपमा के लिए अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।